नमस्कार। आगामी लोकसभा चुनाव पर आधारित हमारा विशेष कार्यक्रम आम चुनाव 2024 राज्य नीति में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं निखिल सिंह। राजनीति यानी कि राज्यों की चुनावी राजनीति यानी कि अलग अलग राज्यों में क्या है इस बार के आम चुनाव के समीकरण, क्या है पार्टियों की रणनीति। इस विशेष कार्यक्रम में हम बात करते हैं हर रोज किसी एक राज्य में चुनावी हलचल और वहां की सियासी स्थिति की। तो आज के अंक में बारी है मणिपुर की। तो आइए शुरुआत करते हैं जानकारी और विश्लेषण से भरपूर इस कार्यक्रम राजनीति की। तो मणिपुर काफी चर्चा में रहा है, उसके विषय में हम अपने इस विशेष कार्यक्रम में उसके बारे में बात तो करेंगे, लेकिन एक और महत्वपूर्ण खबर है जिससे आप सभी दर्शकों को रूबरू करा दें, उसके बारे में बता दें और उसके बाद हम मणिपुर की बात करेंगे। दरअसल देश के जाने माने 600 से ज्यादा वकीलों ने चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ को एक चिट्ठी लिखी है। पत्र लिखने वालों में वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे से लेकर बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष मनन कुमार मिश्रा समेत तमाम प्रमुख नाम शामिल हैं। इन वकीलों ने चिट्ठी में न्यायपालिका की अखंडता पर खतरे को लेकर चिंता जताई है। इन वकीलों का कहना है कि कुछ खास समूह न्यायिक प्रक्रिया को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं और कोर्ट के फैसलों पर असर डाल रहे हैं। पत्र में यह भी कहा गया है कि ये समूह राजनीतिक एजेंडे के साथ आधारहीन आरोप लगा रहे हैं और न्यायपालिका की छवि के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश कर रहे हैं। चिट्ठी में कहा गया है कि भ्रष्टाचार के मामलों में घिरे राजनीतिक चेहरों से जुड़े मामलों में ये हथकंडे जाहिर तौर पर दिखते हैं। ऐसे मामलों में अदालती फैसलों को प्रभावित करने और न्यायपालिका को बदनाम करने के प्रयास सबसे अधिक स्पष्ट होते हैं। पत्र में कहा गया है कि कुछ खास समूह कथित तौर पर झूठे नैरेटिव गढ़कर न्यायपालिका के कामकाज की गलत छवि पेश करना चाहते हैं। ये समूह मौजूदा वक्त की अदालतों की तुलना कोर्ट्स के एक कथित स्वर्णिम युग से करते हैं ताकि न्यायिक फैसलों को प्रभावित किया जा सके और न्यायपालिका पर जनता के विश्वास को डिगाया जा सके। तो ये पत्र बेहद महत्वपूर्ण है। 600 से ज्यादा वकीलों ने इस पत्र को लिखा है और ये एकमात्र उद्देश्य है जुडिशरी पर, हमारे ऑनरेबल जजेज पर प्रेशर डालना और अपने ढंग का, अपने मन मुताबिक आदेश चाहते हैं लोग। जब करप्शन में इन्वॉल्व किसी एक्यूज्ड को रिलीफ नहीं मिलता है न्यायपालिका से, तो उस पर एक प्रेशर टैक्टिस करके, इस ढंग का सोशल मीडिया का उपयोग करके, दुरुपयोग करके, और इन लोगों ने प्रयास ये चाहा है कि जुडिशरी पर हम दबाव डाल के अपने मन मुताबिक ऑर्डर ले ले। मुझे लगता है कि देश की जनता और देश के जो भी जागरूक वकील हैं, मोर देन 99%, वो ऐसे जो किसी ढंग के हथकंडे को, किसी ढंग के जुडिशरी पर अटैक को बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो ये मनन मिश्रा को आप सुन रहे थे, वरिष्ठ अधिवक्ता है और ये भी उन 600 वकीलों में शामिल हैं जिन्होंने CJI को चिट्ठी लिखी है। दरअसल इस पूरे मामले को समझने की कोशिश करिएगा कि किस तरह से ये पूरा मामला है और किस तरह से इन वकीलों का कहना है कि दरअसल न्यायपालिका पर दबाव बनाने की कोशिश की जाती है, झूठे नैरेटिव गढ़े जाते हैं और उसके बाद उसके जरिए ऑर्डर पाने की कोशिश की जाती है ताकि न्यायपालिका कहीं ना कहीं दबाव में आ जाए। अब क्या हुआ है इसके आगे? प्रधानमंत्री ने वकीलों की चिट्ठी को लेकर कांग्रेस को आड़े हाथे लिया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर कहा कि दूसरों को डराना धमकाना कांग्रेस की पुरानी संस्कृति है। दूसरों को डराना धमकाना कांग्रेस की पुरानी संस्कृति है। 5 दशक पहले ही उन्होंने प्रतिबद्ध न्यायपालिका का आह्वान किया था। प्रतिबद्ध न्यायपालिका का आह्वान किया था, इस बात को समझने की जरूरत है। यानी कि न्यायपालिका जो है वो सरकार के प्रति कमिटेड हो, यह कहना चाहते हैं प्रधानमंत्री। और यह कहना था कि कांग्रेस इसको 5 वर्ष पहले ही ऐसा कह चुकी थी। वे बेशर्मी से अपने स्वार्थों के लिए दूसरों से प्रतिबद्धता चाहते हैं, लेकिन राष्ट्र के प्रति किसी भी प्रतिबद्धता से बचते हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि 140 करोड़ भारतीय उन्हें अस्वीकार कर रहे हैं।
तो यह कहना है प्रधानमंत्री का। उन्होंने कांग्रेस को आड़े हाथों लिया, कांग्रेस को खरी खरी सुनाई। उन्होंने कहा कि 5 दशक पहले ही कांग्रेस ने प्रतिबद्ध न्यायपालिका की बात कही थी। प्रतिबद्ध न्यायपालिका से यहां तात्पर्य यह है कि प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि कमिटेड चाहिए, ऐसी न्यायपालिका की परिकल्पना कर रहे थे कांग्रेस के लोग 5 दशक पहले, जो सरकार के प्रति कमिटेड हो। और आज वो दबाव बनाते हैं ऐसे लोग, और वो इस विषय में बातचीत को आगे बढ़ाते हैं और एक दबाव बनाते हैं। और उस दबाव के खिलाफ, एक जो झूठा नैरेटिव गढ़ा जाता है, उसके खिलाफ 600 से ज्यादा वकीलों ने, जिसमें हरीश साल्वे जैसे वकील, मनन मिश्रा जैसे वकील, पिंकी आनंद जैसे वकील है, वो सब लोगों ने एक चिट्ठी लिखी है और कहा है कि इस दबाव के खिलाफ कोई कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट को करनी चाहिए। जरूरत है कि आखिर किस तरह से पूरा दबाव बनाने की कोशिश की गई और इस दबाव को किस तरह से रिबट करने की कोशिश की है। 600 से ज्यादा वरिष्ठ वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने सीजेआई को, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को एक चिट्ठी लिखी और कहा है कि कोई एक लिमिटेशन, कोई एक सीमा रेखा दरअसल तय करनी चाहिए, कोई एक कानून बनाना चाहिए या फिर कोई इस पर एक एक्शन लेना चाहिए, और इस तरह का दबाव को कहीं ना कहीं स्वीकार करने की जरूरत नहीं है। और अब बात कर लेते हैं मणिपुर की। मणिपुर की अगर बात करें, मणिपुर की बात करें, लोकसभा चुनाव 2024 के लिए सभी राज्य पूरी तरह से तैयार हैं। इस बार के लोकसभा चुनाव में एनडीए का मुकाबला सीधे तौर पर इंडिया गठबंधन से होने जा रहा है और दोनों गठबंधन इसको लेकर के तैयार हैं। और यही कारण है कि अब पार्टियों का फोकस उत्तर और दक्षिण के साथ पूर्वोत्तर के राज्यों पर भी दिखने को मिल रहा है। लोकसभा चुनाव की सियासी गणित में पूर्वोत्तर की सभी सीटें अपना महत्व रखती हैं। तो यहां की जब हम 7 सिस्टर स्टेट्स की बात करते हैं और प्लस एक असम, तो यहां पर 8 राज्यों की कुल 25 लोकसभा सीटें हैं। पूर्वोत्तर के मणिपुर में लोकसभा की 2 सीटें आती हैं, जिन पर कब्जा करने के लिए सभी पार्टियां अपना पूरा जोर लगा रही हैं। 2 सीटें हैं मणिपुर में, इसको समझने की जरूरत है, और ये 2 सीटें बेहद महत्वपूर्ण हो जाती हैं आज के चुनावी संदर्भ में। भाजपा ने शिक्षा और कानून मंत्री बसंत कुमार सिंह को भीतरी मणिपुर की सीट से अपना लोकसभा उम्मीदवार नामित किया है, उम्मीदवार खड़ा किया है। भीतरी मणिपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र मणिपुर राज्य की दूसरी 2 संसदीय सीटों में से एक है। भीतरी मणिपुर में 32 विधानसभा क्षेत्र आते हैं और इसकी राजधानी इम्फाल है। साल 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में यहां से भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की और डॉक्टर राजकुमार रंजन सिंह यहां से सांसद हैं। इस लोकसभा सीट पर मैतेई समुदाय का वर्चस्व रहा है। वहीं भीतरी मणिपुर लोकसभा सीट का पर हमेशा से इसके पहले कांग्रेस का दबदबा रहा है। साल 1951 में जब पहली बार यहां पर लोकसभा चुनाव कराए गए, तब कांग्रेस के जोगेश्वर सिंह लसई राम ने बड़ी जीत दर्ज की थी। इस इतिहास को समझने की कोशिश कीजिएगा कि किस तरह से कांग्रेस यहां पर धीरे धीरे कमजोर होती गई। इस सीट पर 15 बार चुनाव हुए हैं, जिनमें उपचुनाव भी शामिल है, और इनमें से कांग्रेस ने 8 बार, भारतीय जनता पार्टी ने 4 बार, 2 बार भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और 1 बार मणिपुर पीपल्स पार्टी ने जीत हासिल की है। लंबे समय तक यहां पर बीजेपी का कोई वजूद नहीं था। साल 2017 तक कांग्रेस का ही मणिपुर में दबदबा रहा। इसके बाद बीजेपी ने बड़ा उलटफेर किया और जीत हासिल की। तो किस तरह से पूरे सूबे की सियासत बदली है, यह समझने की जरूरत है, किस तरह से यहां की राजनीति में परिवर्तन आया। 2011 की जनगणना के अनुसार मणिपुर की कुल जनसंख्या 28,56,000 से ज्यादा है। अगर हम मणिपुर की जनसंख्या की बात करें तो कुल जनसंख्या 28,56,000 से ज्यादा, जिनमें से पुरुष 14,38,000, महिला 14,17,000। यानी महिलाओं और पुरुषों में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। पुरुष कुछ हजार ज्यादा जरूर है, लेकिन बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। अब अगर यहां की साक्षरता दर की बात करें तो राष्ट्रीय औसत जो दर है भारत की, देश की, वो 72.98% है। मणिपुर की औसत दर
76.94%, यानी मणिपुर का जो साक्षरता दर है वो राष्ट्रीय औसत दर से ज्यादा है। मणिपुर में लोग साक्षर हैं। पुरुष 83.58% साक्षर हैं, जबकि महिलाएं 70.26% साक्षर हैं। अब लोकसभा चुनाव की बात कर लें, कुल मतदाता 20,26,000, पुरुष 9,79,000 और महिला 10,46,000। तो यह समझने की जरूरत है कि महिला मतदाता पुरुष मतदाता से ज्यादा है। थर्ड जेंडर 239। अब यहां की अगर पार्टियों की बात कर लें तो बीजेपी है, कांग्रेस है, नागा पीपल्स फ्रंट है और सीपीआई है। ये 4 प्रमुख राजनीतिक दल हैं, बीजेपी, कांग्रेस, सीपीआई और नागा पीपल्स फ्रंट। तो इन मणिपुर की सियासत पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ फिलहाल एक मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। अभय कुमार, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभय जी, बहुत स्वागत है। और अगर मणिपुर की चर्चा करें तो मणिपुर बहुत जिसको कहते हैं कि सुर्खियों में रहा है पिछले कुछ दिनों से। शायद वो सभी को बहुत अच्छा ना लगे जिन वजहों से वो सुर्खियों में रहा है, लेकिन पूरे जो अनरेस्ट रहा है राज्य में पिछले 1-1.5 वर्षों में, आपको किस तरह से लगता है कि ये इसका क्या असर आप चुनावों में देख रहे हैं? देखिए, चुनाव में असर पड़ेगा, लेकिन बहुत ज्यादा असर पड़ेगा इसकी गुंजाइश पे नहीं देख रहा हूं, क्योंकि जो परिस्थिति बिगड़ी थी उसको समय रहते और बहुत अच्छे ढंग से उसको टैकल किया गया, उसका समाधान किया गया। तो इसलिए असर तो होना था तो हो गया। अब चुनावी असर पड़ेगा इसकी मैं ज्यादा संभावना नहीं देख रहा हूँ। चुनाव अपने पुराने पैटर्न पर ही होगा, पार्टियों को अपने स्ट्रेंथ पर और दूसरे के वीकनेस के आधार पर चुनाव लड़ना पड़ेगा। पुरानी बातें हो गई, क्या बेतई और कुकी की जो लड़ाई हुई थी वो एक मतलब थोड़ा स्थिति बिगड़ गई थी। उसको समय रहते भारत सरकार ने और स्टेट गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे ढंग से समय रहते उसको एक कंट्रोल किया। तो उसके आधार पर हम आगे बढ़ रहे हैं और इलेक्शन अब वहां की स्थिति समान हो चुकी है और इलेक्शन अच्छे और डेवलपमेंट के एजेंडा पर ही इलेक्शन होगा। जी, तो क्या प्रमुख मुद्दे आपको वहां पर लग रहे हैं? और अगर हम आज इन चुनावों की बात करें 2024 की, तो आप किस तरह से देखते हैं इन चुनावों में जब मणिपुर वोट करेगा तो क्या कुछ वहां के वोटर्स दिमाग में रखेंगे? क्योंकि ये बात ध्यान रखने की जरूरत है कि जब हम बात विकास की करते हैं तो जिसको कहते हैं कि नॉर्थ ईस्ट को बीजेपी ने कम से कम अपने एजेंडे में रखा था इसके पहले। बिल्कुल, मैं बताऊं कि देखिए, बीजेपी हाल के दिनों में, मैं अभी के समय में जब नरेंद्र मोदी जब बीजेपी का एक प्रादुर्भाव हुआ है, बड़े पैमाने पर हुआ 2014 के बाद, बीजेपी ने बहुत बड़े पैमाने पर पेनिट्रेट किया है नॉर्थ ईस्ट को। वहां की 25 लोकसभा की सीटें सिक्किम सहित, तो वहां पर बीजेपी अच्छा परफॉर्म कर रही है। और किस मुद्दे पर होगा? तो मुद्दा यह होगा कि सभी पार्टियों का मैनिफेस्टो, नरेंद्र मोदी सरकार ने क्या काम किया है, वहां की स्टेट गवर्नमेंट ने क्या काम किया, उसके आधार पर, और कांग्रेस की पॉलिसीज भी सामने में आएगी कि कांग्रेस अगर आगे आएगी तो क्या करेगी। अभी ये एनडीए सरकार ने जो किया है उसके आधार पर, उनके पॉलिसी के आधार पर ही सरकार वहां काम करेगी। वहां के लोग वोट करेंगे, तो वोट करने के लिए एकदम स्पेस ओपन है और लोग सरकार के कामकाज को और ऑपोजिशन के रोल को देखते हुए वोट करेंगे। जी, लोकसभा के विषय में बता देंगे किस तरह से मणिपुर में 2 लोकसभा सीटें आती हैं। अपने दर्शकों को थोड़ा कुछ हम वहाँ की डेमोग्राफी और वहाँ की पॉलिटिक्स बताते हुए चलते हैं। मणिपुर लोकसभा की कुल 2 सीटें हैं मणिपुर में, जैसा कि बताया गया। एक इनर सीट है और एक आउटर सीट है, आउटर मणिपुर और इनर मणिपुर। और जो सामान्य सीट है उनमें से एक है आरक्षित है एसटी के लिए, यानी कि जनजाति के लिए, वो एक है। तो कुल 2 सीटें हैं। और अब देखते हैं कि साल 2019 का मणिपुर का लोकसभा चुनाव का क्या नतीजा रहा। बीजेपी ने 1 सीट जीती, 1 सीट जो नागा पीपल्स फ्रंट है उसने जीती, और कांग्रेस और सीपीआई को 0, यानी कि उनका खाता नहीं खुला। 2 सीटें थी, एक बीजेपी के खाते में गई और एक एनपीएफ के खाते में गई। और भाई डालते हैं जो 2019 के चुनावी नतीजों का वोट शेयर बीजेपी ने 34.30% दिया, कांग्रेस ने 24.70%, एनपीएफ ने 1 सीट जीती लेकिन 22.60% और सीपीआई को 8.30%। और हमारे साथ
एक और खास मेहमान सुबिमल भट्टाचार्य जी, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं और पूर्वोत्तर मामलों के विशेषज्ञ हैं, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुबिमल भट्टाचार्य जी, अभी हम जो आंकड़े दिखा रहे थे, हमने दिखाया कि 22% से कुछ ज़्यादा सीट प्रतिशत वोट जो है नागा पीपल्स फ्रंट को मिले हैं, लेकिन एक सीट, जबकि बीजेपी को 34% से ज़्यादा यानी लगभग 35% वोट शेयर मिला है, लेकिन सीटें दोनों को एक एक मिली है। किस तरह से इसका आकलन करेंगे, किस आधार पर वोटिंग होती है, क्या वोटिंग पैटर्न है वहां का, क्या कुछ बताएंगे मणिपुर के बारे में, खास वहां की अगर हम चुनावी समीकरणों की बात करें? बिल्कुल, मणिपुर के इस साल चुनाव में जाते वक्त अब पिछले एक साल से बहुत सारे घटनाएं वहां हो रहे हैं, तो मुझे लगता है कि लोकसभा की चुनाव इस साल मणिपुर के लिए बहुत अहम है, क्योंकि मुझे लगता है यही मौका है कि सब लोग आपस में, जितने सारे ट्राइबल कम्युनिटीज है वो सब आपस में जैसे इनके संबंध होते थे उसमें फिर से आए, क्योंकि ये एक प्रक्रिया है, चुनाव प्रक्रिया के माध्यम से वो देखे कि किस तरीके से वो अपना प्रॉब्लम्स को सुलझाए और आगे जाए। और जहां तक आपने बात की है और हमारे पैनलिस्ट का भी मैंने सुना है कि जिस तरीका से इंफ्रास्ट्रक्चर के काम नॉर्थ ईस्ट में और विशेषकर मणिपुर में भी हुए, जैसे रेल और जो आपकी नेशनल हाईवे सिलचर से जिरीबम से होते वक्त जो इम्फाल जा रही है, तो ये सारे में जितना कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ है उसमें से बहुत तरीका से मिलिटेंसी को ऊपर काबू पाया गया और एक दिशा मिला है कि बहुत सारे नए एंटरप्रेन्योर्स भी वहां से आए। अब जो आपने परसेंटेज की जिक्र की थी बीजेपी को और एनपीएफ को, तो यहाँ एक बात है कि जो इनर मणिपुर सीट है वो प्रीपोंडरेंटली आपकी इम्फाल और उसके आसपास वैली की बात आती है, और बाकी जो आउटर है वो पहाड़ की है। तो पहाड़ में आपकी नागा कम्युनिटीज और कुकी कम्युनिटीज, यही दोनों सबसे ज्यादा वोटिंग करते हैं। और पिछले बार भी एनपीएफ को 22% वोट मिले थे और उनके उम्मीदवार वहां से चुने गए थे। इस बार अगर देखें तो कुकी समुदाय के लोगों ने, उनके ग्रुप्स ने कुछ ऐसे भी पब्लिक के सामने रखा है कि हम कैंडिडेट्स ना दें। तो बात ऐसे आती है कि मुझे लगता है कि उनको चुनाव की प्रक्रिया में बिल्कुल आना चाहिए और रिप्रेजेंटेटिव के माध्यम से अपनी बातों को भी आगे रखे। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिस तरीका से मेते समुदाय और कुकी समुदाय के बीच में इस तरीका से ये सिचुएशन प्रोलॉन्ग होता गया, लेकिन चुनाव की प्रक्रिया में सब मिलके आगे आए तो फिर से आगे की तरफ मणिपुर को प्रोग्रेस में ले जाए। क्योंकि केंद्रीय सरकार की तरफ से जिस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर में कंसंट्रेशन किया गया, इसके बाद कितने सारे स्कीम्स लागू किए गए, वहां से बहुत तरीका के नए नए आपकी एंटरप्रेन्योर्स उभर के आ रहे थे। तो इसी दिशा को आगे डालने के सबको एक साथ मिलकर काम करना है। इसलिए इस साल ये चुनाव इस बार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। निश्चित तौर पर महत्वपूर्ण। और आपने जो कहा कि सभी को कम से कम चुनावी प्रक्रिया में भाग लेना चाहिए और उसके जरिए ही आप अपनी जो समस्या है उसका समाधान पा सकते हैं। फिलहाल जो वहाँ की विधानसभा की स्थिति है उससे भी अपने दर्शकों को रूबरू करा दें। मणिपुर में कुल विधानसभा की 60 सीटें आती हैं। तो ये विधानसभा का स्ट्रक्चर है, 60 सीटें हैं जिसमें से सामान्य 40 है, आरक्षित शेड्यूल कास्ट के लिए 1 और शेड्यूल ट्राइब के लिए 19 सीटें आरक्षित हैं। और साल 2022 के अगर चुनावी नतीजों की बात करें तो बीजेपी ने 32 सीटें जीती, वहां सरकार बनाई। एनपीपी ने 7 सीटें, जेडीयू ने 6, जेडीयू की भी उपस्थिति यहां पर 6 सीटों के साथ रही। कांग्रेस 5, एनपीएफ 5 और अदर्स 5। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर जेडीयू जो है वो कांग्रेस से भी अधिक सीटें लेकर के आई है। सुबिमल भट्टाचार्य जी, आपसे समझना चाहेंगे कि जेडीयू का प्रादुर्भाव 6 सीटों के साथ में और कांग्रेस 5 सीटों पर 2022 के विधानसभा चुनाव के नतीजे। फिलहाल हम एक वोट परसेंटेज बता दें, उसके बाद आपके पास आएंगे सुबिमल जी इस जवाब के लिए। 2022 के चुनावी नतीजों का वोट परसेंटेज जो है, बीजेपी 38.01% और साथ ही साथ एनपीपी 17.41% और जेडीयू 10.81%, कांग्रेस 16.92% और एनपीएफ 8.11%। तो जेडीयू 10.81, लगभग 11% वोट जेडीयू को मिला है। किस तरह से आप इसको देखते हैं? कांग्रेस से आगे जा रही है जेडीयू?
देखिए, कांग्रेस से जेडीयू आगे जा रहा है, लेकिन आगे आगे जेडीयू कितना रहते हैं या वो बीजेपी के साथ या बीजेपी का परसेंटेज और बढ़ते हैं, मुझे तो लगता है कि बीजेपी की परसेंटेज और बढ़ेंगे जी। और जेडीयू हो सकता है कि वो वहां के जो विधायक है या लोकल जो जेडीयू पार्टी, दरअसल मैं इसको कांग्रेस के चैलेंज के तौर पर समझना चाह रहा था कि यानी कि जो कांग्रेस है या एनपीपी है, उन एनपीएफ है, उन सब के लिए चैलेंज के तौर पर है जो बीजेपी और उसके अलाइज हैं। हाँ बिल्कुल, इनफैक्ट आपके सवाल का जवाब देते हुए ये बताना है कि कांग्रेस वहां फेडिंग है। कांग्रेस धीरे धीरे कांग्रेस से आस्था लोगों की वहां से जा रहे हैं और ज्यादातर ये लोग अब बीजेपी की तरह ही आ रहे हैं। तो जी। जो बीजेपी का वहां पे बेस है और जिस तरीके से आपकी मुख्यमंत्री को देखा जाता है, जितनी भी घटनाएं हुए पिछले कुछ महीनों में, मुख्यमंत्री वीरेंद्र सिंह काफी पॉपुलर स्टिल रहे अपनी मेती कम्युनिटी में और जो अपने असेंबली सीट्स की जो टेबल दिखाए थे कि 40 सीट अनरिजर्व्ड है और 19 एसटी हिल्स के लिए और 1 एससी के लिए, तो 19 हिल्स इलाका जो है वो प्रीपोंडेंटली वो मेते इलाका नहीं है, बट 40 जो है वो मेते एरिया है और मेते एरिया में अब बहुत सारे बहुत पॉपुलर लीडर रहे हैं और मुझे लगता है उनकी वोट्स या बीजेपी के वोट्स और कंसोलिडेट होंगे आगे जब वोटिंग होते, तो एक पैटर्न दिखा जाएगा कि इसमें कंसोलिडेशन बीजेपी की तरफ हो रहा है, कांग्रेस की तरफ से और सीट कमते जाएगी। कांग्रेस के लिए चुनौती है निश्चित तौर पर। सुबीर भट्टाचार्य जी, कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती है। कार्यक्रम के अंत में हम आ गए। अभय कुमार जी, आपसे समझना चाहेंगे, अगर हम मणिपुर के या नॉर्थ ईस्ट के साथ साथ मणिपुर पे अगर विशेष तौर पर देखा जाए, नेशनल पॉलिटिक्स में किस तरह से इंपॉर्टेंस है इस राज्य का? देखिए, इंपॉर्टेंस तो है और इंपॉर्टेंस तब ज्यादा क्लियर हुआ जब पीएस संगमा साहब लोकसभा के अध्यक्ष बनाए गए, उसके पास और इंपॉर्टेंस सामने भी आया। लेकिन मैं एक बात बताऊं कि मणिपुर में पिछले बार बीजेपी लड़ी थी, इस बार एनडीए लड़ रही है। मतलब कि पिछले बार बीजेपी ने दोनों सीट पर चुनाव लड़ा और इस बार एक सीट वो अपने एनपीएफ को देने जा रही है। और बीजेपी नॉर्थ ईस्ट में 4 सीटों को दूसरे को देने जा रही है, जैसे कि दोनों सीट एनपीपी को मेघालय में देने जा रही है और नागालैंड में एनडीपी को देने जा रही है। तो बीजेपी एक स्ट्रैटेजी के तहत कि भैया मुझे सीट शेयर करके चुनाव लड़ना है, मुझे अपना अप्रोच बढ़ाना है, मुझे अपना रीच बढ़ाना है। तो बीजेपी का यही जो टैक्टिक्स देश के अन्य हिस्सों में रहता है। कैसे? जैसे कि उसने सबसे पहले उत्तर प्रदेश में मायावती के साथ जो रोटेटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट बनाई, तो मायावती को पहले मुख्यमंत्री बनाया, वहां महबूबा मुफ्ती को मुख्यमंत्री बनाया था, यहाँ पर एजी कुमार स्वामी को बनाया था। तो बीजेपी है ये स्ट्रेटजी नॉर्थ ईस्ट में इस्तेमाल करके अपने आप को बढ़ाने का प्रयास कर रही कि चलो हम है अपने एलआई बनाते हैं, एलआई बना करके अपने रीच को बढ़ाएंगे और इस तरह बीजेपी अपने आप को बढ़ाने का प्रयास कर रही है। तो बीजेपी नॉर्थ ईस्ट में वही पॉलिसी अपना रही है जो देश के हिस्सों में, और बीजेपी को इसका प्रतिफल मिल रहा है, मिलना शुरू हुआ है। पिछले इलेक्शन में मिला था और इस बार मिलने की संभावना है। जी, निश्चित तौर पर ये चुनाव तय करेंगे कि किस तरह से बीजेपी की जो स्ट्रेटजी है वो जारी रहती है, क्या जनता का उसको उसी तरह से समर्थन मिलता है जैसे उसको पहले मिला था, और कांग्रेस के लिए कितनी बड़ी चुनौती होगी ये चुनाव, ये भी समझने की जरूरत है। क्या कांग्रेस अपने पुराने दौर में लौट पाएगी? ये सारे सवाल हैं जिसका जवाब मणिपुर की जनता देगी, मणिपुर के विशेष संदर्भ में। बहुत शुक्रिया सुबीर भट्टाचार्य जी और अभय कुमार जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस विशेष चर्चा में शामिल होने के लिए। तो ये थी मणिपुर की बात, और हर बार हर दिन हम जुड़ते हैं आपके साथ, एक नए राज्य की चुनावी चर्चा करते हैं, वहाँ की जो चुनावी समीकरण है उसकी बात करते हैं, और हम फिर हाजिर होंगे इसी तरह से एक नए राज्य की चर्चा के साथ। आज दीजिए इजाजत, नमस्कार। आ गया लोकतंत्र का महापर्व। क्या है देश का मूड, क्या है लोगों के सवाल, क्या है नेताओं की दावों की हकीकत, कितना बदला है भारत। हम आ चुके हैं जम्मू और कश्मीर, पकड़नी जनता की नब्ज। डीडी न्यूज